एक ऐसी स्क्रिप्ट लगी है जिसे पढ़कर ना दिमाग थोड़ी देर के लिए सुन्न हो जाता है। हाँ। इसका नाम है दोहरा। अब कागज पर तो ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, लेकिन इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे हम किसी के दिमाग के अंदर फंस गए हैं। बिल्कुल, एक ऐसी जगह जहाँ समय, हकीकत, पहचान, मतलब सब कुछ धुंधला जाता है। हाँ। और इसका शीर्षक दोहरा ही सबसे बड़ा सुराग है। मतलब वो शब्द ही हमें बता देता है कि किसी सीधी सादी कहानी की उम्मीद तो बिल्कुल मत करो। सही कहा, एक चेतावनी जैसी है। हाँ, एक चेतावनी कि हम एक चक्र, एक लूप में दाखिल होने वाले हैं। और इस स्क्रिप्ट की खूबसूरती इसी बात में है कि ये कैसे एक बहुत ही साधारण से अपार्टमेंट को एक अंतहीन दिमागी जेल में बदल देती है। तो चलिए इसी दिमागी जेल की दीवारों को टटोलते हैं और समझते हैं कि ये कहानी डर और उलझन का ये माहौल बनाती कैसे है। कहानी की शुरुआत होती है कविता नाम की एक महिला से, जो अपने अपार्टमेंट की रसोई में है। माहौल एकदम शांत है, सिवाय एक दीवार घड़ी की टिक टिक के। सब कुछ बेहद सामान्य। हाँ, वो एक सफेद प्लेट धो रही है। मतलब सब कुछ इतना सामान्य लगता है, शायद कुछ ज्यादा ही सामान्य। हाँ, और यहीं से लेखक हमारे पहलों के नीचे से जमीन खींचना शुरू करता है। अच्छा। वो प्लेट धोकर रैक में रखती है और जैसे ही मुड़ती है वो देखती है कि वही गंदी प्लेट सिंक में फिर से पड़ी है। रैक खाली है। अरे, यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं है, कोई डरावनी आवाज नहीं। डर का जो स्रोत है वो बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है। मतलब कविता को अपनी ही याददाश्त पर, अपने ही किए हुए काम पर शक होने लगता है। बिल्कुल। और ये तो बस शुरुआत है। इसके बाद वो सोफे पर बैठकर एक किताब उठाती है और एक बुकमार्क किए हुए पन्ने से एक लाइन पढ़ती है। परछाई उस शरीर को नहीं जानती जिसके पीछे वो चलती है। और पलक झपकते ही वो बुकमार्क वापस किताब की शुरुआत में पहुंच जाता है। ये भी वैसा ही है ना? हाँ, बिल्कुल वैसा ही। पहले याददाश्त पर शक और अब अपनी आंखों देखी चीज पर। बिल्कुल, ये एक पैटर्न है। स्क्रिप्ट धीरे धीरे एक एक करके हकीकत की नींव हिला रही है। पहले आपकी यादें, फिर आपके किए हुए काम और अब आपकी इंद्रियां। और वो जो लाइन है ना, परछाइयों शरीर को नहीं जानती, वो सिर्फ एक किताबी बात नहीं लग रही। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने अभी अभी इसे प्लेट वाले सीन में असल में होते हुए देखा है। कविता एक तरह से अपनी ही परछाई बनती जा रही है, जो अपने ही कामों को नहीं पहचान पा रही। अच्छा, मतलब वो जो अपनी याददाश्त पर शक था वो पहचान के संकट में बदल रहा है। एग्जैक्टली। तो अभी तक तो ये शक सिर्फ कविता के दिमाग में था, एक अंदरूनी उलझन थी। लेकिन अब स्क्रिप्ट इस अंदरूनी डर को बाहर की दुनिया में ले आती है और उसे एक ठोस रूप दे देती है। कविता हॉल से गुजरती है और एक आईने के सामने रुकती है। और यहाँ जो होता है वो सच में परेशान करने वाला है। हाँ। एक मिनट, आईने में उसका अक्स उसे नहीं देख रहा। नहीं, वो तो दीवार की तरफ देखकर अपने बाल ठीक कर रहा है। ये क्या हो रहा है? ये तो मतलब भौतिकी के नियमों के खिलाफ है। हाँ, और यही इस स्क्रिप्ट की खासियत है। ये डर पैदा करने के लिए जाने पहचाने नियमों को ही तोड़ देती है। और जब कविता घबराकर पूछती है हेलो, तो उसका अक्स धीरे से मुस्कुराता है और कहता है तुम्हें देर हो गई या मैं जल्दी आ गई। अरे बाप रे! ये संवाद बहुत चालाकी से लिखा गया है। ये महज एक आईने का धोखा नहीं है, ये समय के ताने बाने के टूटने का पहला बड़ा सबूत है। मतलब कविता और उसका अक्स दोनों एक ही समय में मौजूद नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अगर उसका अक्स एक अलग समय में है तो वो उससे बात कैसे कर पा रहा है? क्या इसके कोई नियम है या ये सिर्फ मतलब डराने के लिए है? मुझे लगता है नियम है, लेकिन वो नियम हमारी दुनिया के नहीं है। ये एक नई हकीकत की शुरुआत है जहां कारण और प्रभाव का रिश्ता कूट चुका है। और कविता इस नई हकीकत में अकेली फंस गई है। शायद कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, बाहर की दुनिया से संपर्क का एक जरिया। पर फोन पर जो आवाज आती है वो खुद कविता की होती है और वो कहती है मुझे पता है कविता, मैं तुम्हारे ठीक पीछे खड़ी हूं। यहां आके तो मदद की सारी उम्मीदें ही खत्म हो जाती हैं। मतलब मदद का आखिरी दरवाजा भी बंद। बिल्कुल, जब मदद का जरिया ही खतरा बन जाए तो कोई कहाँ जाए? ये मनोवैज्ञानिक आतंक का आप कह सकते हैं शिखर है। हाँ? बाहर की दुनिया से संपर्क का हर रास्ता उसे वापस उसी डरावनी हकीकत में धकेल रहा है। वो मदद मांगने की कोशिश करती है और पाती है कि वो खुद से ही बात कर रही है, लेकिन उस हिस्से से जो उसे डरा रहा है वो पूरी तरह से अकेली है। और इसी अकेलेपन और डर में वो आखिरी चीज करती है जो शायद कोई भी करेगा, ये यकीन करने की कोशिश कि ये एक बुरा सपना है। हाँ, खुद को जगाने की कोशिश। वो खुद को जोर से चिकोटी काटती है और खून निकलने लगता है, लेकिन खून लाल नहीं है। वो एक चमकीला चांदी जैसा तरल है। हाँ,
तो यहाँ ये बात एकदम साफ हो जाती है कि ये कोई सपना नहीं है जिसे जगाकर खत्म किया जा सके। बिल्कुल। वो चांदी का खून इस बात का प्रतीक है कि वो अब उस दुनिया में नहीं है जिसे वो जानती थी। ये एक अलग ही हकीकत है जिसके नियम अलग हैं और वो उन नियमों को नहीं जानती। अब बचने की कोशिश में कविता अपने अपार्टमेंट का दरवाजा खोलकर बाहर भागती है, लेकिन खुद को वापस अपनी रसोई में पाती है। वो फिर कोशिश करती है, बेडरूम का दरवाजा खोलती है और फिर से रसोई में पहुंच जाती है। वो एक लूप में फंस गई है। हाँ, उसका घर अब एक तरह का ग्लिच्ड वीडियो गेम लेवल बन गया है। सही कहा। हर दरवाजा उसे वापस स्पॉन पॉइंट यानी रसोई में फेंक देता है। यहाँ पर जो भौतिक स्थान है, मतलब उसका घर, वो उसके दिमाग का प्रतीक बन गया है। एक ऐसा चक्रव्यूह जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। बिल्कुल, ये उसकी मानसिक स्थिति का बाहरी प्रतिबिंब है। वो जितनी भी कोशिश कर ले, वो अपने ही दिमाग की कैद से बाहर नहीं निकल पा रही है। और उसी रसोई के बीचों बीच एक और कविता बैठी है। हाँ, और वो डरी हुई नहीं है, वो शांत है और चाय पी रही है। वो हमारी घबराई हुई कविता से कहती है, तुम्हें तो हमेशा से ही दिशाओं की समझ कम थी। ये कौन है? क्या ये असली कविता है? ये इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। शायद ये कोई बाहरी ताकत नहीं, बल्कि उसी का एक हिस्सा है। अच्छा, वो हिस्सा जिसने इस चक्र की सच्चाई को समझ लिया है, जिसने इस दोहराव को स्वीकार कर लिया है, और अब वो शांत है। और उसका शांत होना ही पहली कविता के डर को और बढ़ा देता है। और जब हमारी कविता पूछती है कि ये सब क्या है, तो दूसरी कविता जवाब देती है, किस्मत एक सीधी रेखा होती है कविता, ये एक चक्र है। और इसके बाद जो वो कहती है, तुम यहाँ 1000 बार आ चुकी हो, तुम बस वो वाली हो जो भूल गई। हाँ, ये लाइन तो सब कुछ बदल देती है। बिल्कुल, ये स्क्रिप्ट का दिल है। यहाँ हमें पता चलता है कि असली डर ये नहीं है कि क्या होने वाला है, बल्कि ये है कि ये सब पहले भी हो चुका है और फिर से होगा और होता रहेगा। हाँ, भूल जाने वाला संस्करण होने का विचार ही अपने आप में बहुत भयावह है। इसका मतलब है कि पीड़ा का कोई अंत नहीं है, बस पीड़ा को भूलना है और उसे फिर से अनुभव करना है। हम सब अपनी जिंदगी में छोटे छोटे दोहराव में फंस जाते हैं, वही आदतें, वही गलतियां। ये स्क्रिप्ट उसी छोटे से एहसास को लेकर उसे एक अंतहीन नरक में बदल देती है। इस खुलासे के बाद हमारी कविता इस चक्र को तोड़ने की कोशिश करती है। वो रसोई से एक चाकू उठाती है और कहती है, मैं इस चक्र को तोड़ दूंगी। एक विद्रोह की कोशिश। लेकिन दूसरी कविता जो शांत बैठी है, थकी हुई आवाज में कहती है, पिछली बार भी तुमने यही कहा था। इस एक वाक्य से विद्रोह का पूरा प्रयास निरर्थक हो जाता है। हाँ। ये बताता है कि चक्र को तोड़ने की कोशिश भी चक्र का ही एक हिस्सा है। हर क्रिया, हर प्रतिक्रिया, यहाँ तक कि बगावत भी पहले से तय है। तो उसके पास स्वतंत्र इच्छा शक्ति का सिर्फ भ्रम है। हाँ, असल में वो भी स्क्रिप्ट का ही एक हिस्सा है जो बार बार दोहराया जाता है। और जैसे ही वो हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, स्क्रीन पर एक पल के लिए स्टैटिक आता है और तस्वीर साफ होने पर सब कुछ बदल चुका होता है। अब चाकू हाथ में लिए कविता कुर्सी पर बैठी है, यानी शांत वाली भूमिका में, और जो पहले बैठी थी वो अब खड़ी है और डरी हुई है। बिल्कुल। एक मिनट, तो क्या इसका मतलब ये है कि जो शांत कविता मेज पर बैठी थी वो भी कभी हमारी तरह डरी हुई और फंसी हुई थी और उसने भी चाकू उठाया था? बिल्कुल, यहीं पर कहानी का सबसे गहरा और परेशान करने वाला विचार सामने आता है। शायद कोई असली कविता है ही नहीं। अच्छा, सिर्फ भूमिकाएं हैं, डरी हुई, भूलने वाली और शांत, जानने वाली। और चाकू उठाने की जो हिंसक क्रिया है, वही शायद एक भूमिका से दूसरी में जाने का ट्रिगर है। तो ये चक्र सिर्फ घटनाओं का नहीं बल्कि किरदारों का भी है। एग्जैक्टली। जो आज शिकारी है वो कल शिकार था और आने वाले कल में फिर से शिकार बनेगा। ये तो बहुत ही निराशाजनक विचार है। कहानियां खत्म हो सकती थी, लेकिन अंत से एक अलग ही और भी विशाल स्तर पर ले जाता है। हाँ, वो जो अपार्टमेंट वाला सीन है। हाँ, कैमरा अपार्टमेंट की खिड़की से बाहर जाता है, हम पूरी इमारत देखते हैं और हर एक खिड़की में हमें कविता ही नजर आती है। किसी खिड़की में वो चिल्ला रही है, किसी में सो रही है और किसी में वही सफेद प्लेट धो रही है। ये दृश्य कहानी के दायरे को अनंत गुना बढ़ा देता है। ये सिर्फ एक अपार्टमेंट का लूप नहीं है। नहीं, ये एक अनंत लूप है जो अनगिनत बार एक साथ घटित हो रहा है। हर खिड़की एक अलग संभावना या चक्र का एक अलग चरण दिखा रही है।